बेटा क्या है, सम एमर्जिंग कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला है टारगेट कॉस्टिंग। बेटा टारगेट कॉस्टिंग सब लोग याद रखो, टारगेट कॉस्टिंग है क्या? व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? टारगेट कॉस्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट which is determined by subtracting a desired profit margin from a competitive market price. टारगेट कॉस्ट मतलब क्या? देखो आजकल कंपनी के लिए सेल्स कोई इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू है कॉस्ट डिसाइड करना। सबसे बड़ा इशू क्या है? कॉस्टिंग कम करना, बराबर है। इसी के लिए ये कंसेप्ट है टारगेट कॉस्टिंग। सेल्स अपना देखो, सेल्स हमारे लिए ज्यादा कंसर्न नहीं है, पहले कॉस्ट कंट्रोल करो। एक बार कॉस्ट कंट्रोल हो गया ना तो भाई आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, सेल करके ऑटोमेटिकली सेल होगा। तो टारगेट कॉस्टिंग का कंसेप्ट ही वही बताता है कि टारगेट कॉस्टिंग मतलब कैसा। पहले आप मार्केट में जाओ, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो देखो, कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे पहले एक प्राइस डिसाइड करो कि मेरा प्राइस ये होगा, सेलिंग प्राइस मेरा समझो 100 रुपीज का सेलिंग प्राइस होगा, बराबर है। मार्केट में पूरा प्राइस देख लो, सबका सबका प्राइस स्टडी करो, कंपटीशन देखो क्या है, उसके बेसिस पे आप एक प्राइस बनाओ। अब उस प्राइस के बेसिस पे आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, समझो मुझे प्रॉफिट चाहिए 20 रुपीज का, तो वो 20 रुपीज माइनस कर दो, तो मतलब आपका कॉस्ट कितना होगा? 80 रुपीज। मतलब आपको कैसे भी करके 80 रुपीज तक का टारगेट कॉस्ट रखना है, 80 रुपीज तक का कॉस्टिंग रखना है। 80 रुपीज में आपको वो प्रोडक्ट कैसे भी करके बनाना है। दैट इज व्हाट टारगेट कॉस्टिंग विच इज एन एस्टिमेट। क्या बेटा ये व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? इट इज एन एस्टिमेट ऑफ अ प्रोडक्ट, बराबर है, प्रोडक्ट कॉस्ट विच इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग अ डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। देखा ना, प्रॉफिट मार्जिन हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बेस पे क्या मिलेगा अपने को? एक कॉस्ट मिलेगा। अब वो प्रॉफिट मार्जिन किससे डिडक्ट किया आपने? जो टारगेट प्राइस था, जो कंपिटिटिव मार्केट प्राइस था, उससे डिडक्ट किया। तो ये कंसेप्ट वही है, बराबर है। याद रखो ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये याद रखना कि इसको लाने वाला कौन था? जापानीज कंपनीज। Japanese companies have developed target costing as a response to the problem of controlling and reducing cost। बराबर, जापानीज कंपनीज ने इसको डेवलप किया ताकि वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, कंट्रोल कर सके, बराबर है, मालूम पड़ा। तो टारगेट कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। टारगेट कॉस्टिंग एस्टिमेट द एंटायर प्रोडक्ट कॉस्ट एट द डिजाइन स्टेज। भाई उसका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है वो पहले वो आप टारगेट बिठा लो कि यही कॉस्ट लगना चाहिए, इससे ज्यादा उसका कॉस्ट जाना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट योर टारगेट कॉस्टिंग। उसके बेसिस पे आप प्रोडक्शन करो और भाई आगे बढ़ो फिर, ठीक है, प्रोडक्शन करो और उसके बेसिस पे आप मार्केट में सर्वाइव करो। सबसे मेन चीज वही है, सर्वाइव करना। और सर्वाइव करने के लिए आपको कॉस्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। किस पे कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा? यू हैव टू कंट्रोल योर कॉस्ट। सेल्स इज नॉट अ बिग कंसर्न टुडे। सेलिंग प्राइस आपका बिग कंसर्न नहीं है, मेन कंसर्न क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल करोगे तो मार्केट में सर्वाइव कर लोगे। सेल करने के लिए तो आप एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सब फॉलो करके आप भाई कर सकते हो, बट कॉस्ट पे फोकस करो, कॉस्ट, दैट इज व्हाट टारगेट कॉस्टिंग। सो इंप्लीमेंटिंग टारगेट कॉस्टिंग में क्या क्या स्टेप्स है? देखो देखो 5 स्टेप है। पहले टारगेट सेलिंग प्राइस, मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस है वो डिसाइड करो। फिर एक प्रॉफिट मार्जिन सेट करो अपना। फिर टारगेट कॉस्ट निकाल लो। बताया ना मैंने, 100 माइनस प्रॉफिट मार्जिन 20, तो टारगेट कॉस्ट आ गया। अब जो भी टारगेट कॉस्ट गैप रहेगा वो देखो, और लास्ट में क्लोजिंग द टारगेट कॉस्ट गैप। तो कैसा देखो, पहला तो आपको पता है सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, कंपिटेटिव क्या सेलिंग प्राइस है मार्केट में। प्रॉफिट मार्जिन एक डिसाइड करो अपना, बराबर है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में भी सर्वाइव कर सको। टारगेट कॉस्ट ले लिया आपने, कैसे लिया टारगेट कॉस्ट? देखा ना, टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मार्जिन है। टारगेट कॉस्ट गैप मतलब क्या? द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस इज टू डिटरमाइन गैप बिटवीन द एस्टिमेटेड करेंट कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट। अभी अपना टारगेट कॉस्ट कितना आया? 80 रुपीज, और एस्टिमेटेड कॉस्ट समझो कितना हो रहा है अपना? एस्टिमेटेड हमने जो कॉस्ट किया था वो 85 हो रहा है। तो ये 5 रुपए का गैप अपने को कैसे रिड्यूस करना है उसके बारे में फोकस करो। तो वही होता है टारगेट कॉस्ट गैप। और उसके बाद वो गैप को कैसे आप दूर करोगे, उसके लिए आपके पास टेक्निक्स है, वैल्यू इंजीनियरिंग है, प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। 85 से 80 पे लाने के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, वैल्यू एनालिसिस करो, बेंचमार्किंग, एवरीथिंग, टेक्नोलॉजीज, इंप्रूविंग टेक्नोलॉजीज। भाई देखो टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी आता है ना, तो फाइनली उसकी बेसिस पे कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार जाएगा लेकिन वो आपके कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। तो आप अपने क्या कर सकते हो? टारगेट गैप को भी क्लोज कर सकते हो बाय वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड बेंचमार्किंग। दैट इज व्हाट टारगेट कॉस्टिंग। यही है बेटा टारगेट कॉस्टिंग, याद रखना। टारगेट कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखो। तो देखो जो सेकंड कंसेप्ट है वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मतलब क्या?
accumulation of cost of activities that occur over the entire life cycle of a product. प्रोडक्ट स्टार्ट से लेके प्रोडक्ट एंड होने तक, क्या प्रोडक्ट स्टार्ट होने से लेके प्रोडक्ट एंड होने तक जो भी कॉस्ट लग रहा है, बराबर है, दैट इज व्हाट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है. मालूम पड़ा कि नहीं? तो देखो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है बेटा, ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट ओवर अ प्रोडक्ट एंटायर लाइफ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रॉफिटेबिलिटी of a given product. Barabar, that is what life cycle costing, that is accumulation of cost over a product's entire life. प्रोडक्ट के एंटायर लाइफ में कितना कॉस्ट जा रहा है और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करते हो. दैट्स इट. अब एक प्रोडक्ट जब बनता है उसके इंसेप्शन से लेके एंड होने तक, बराबर है, उसका साइकिल जो होता है वही क्या है, उसका लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जो कि आपने देखो पढ़ा है. इधर देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस ओवर अ टाइम. कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या, इज अ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, सेल लेवल, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ओवर द पीरियड फ्रॉम न्यू आइडिया जनरेशन टू रिमूवल ऑफ अ प्रोडक्ट. एक न्यू आइडिया जनरेशन से वो प्रोडक्ट का जब मेच्योरिटी स्टेज, फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज आता है, डिक्लाइनिंग स्टेज, तब तक जो भी प्रोसेस है वही सब क्या है, प्रोडक्ट लाइफ है. जो कि आपने चार्ट से देखो आप समझ सकते हो. ये जो चार्ट है ना, देखा ना आपने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद मेच्योरिटी लेवल आएगा, फिर डिक्लाइनिंग होगा, है कि नहीं, पढ़ा है ना. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर इंट्रोडक्शन लेवल, ग्रोथ होगा, फिर मेच्योरिटी आएगा, फिर डिक्लाइनिंग. ये हर प्रोडक्ट के साथ होता है. ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है बेटा. कोई प्रोडक्ट भाई पहले डेवलप करोगे, इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसका ग्रोथ होगा, एक मेच्योरिटी लेवल आएगा, फिर डिक्लाइन होता है. समझा कि नहीं? तो ये हर प्रोडक्ट के साथ होता है, याद रखना. मालूम पड़ा कि नहीं? कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में हमेशा टिकता नहीं है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है आपको. समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? तो 5 फेजेस देखा ना आपने, डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. ये हर प्रोडक्ट के साथ होता है और ये आपने कॉमर्स में देखा है. ठीक है, यही है वो चार्ट, बराबर है. तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में मिलता है, ग्रोथ स्टेज में मिलता है. उसके बाद मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी के बाद आपका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, खत्म, बराबर है. ये हर प्रोडक्ट के साथ. फिर वो प्रोडक्ट को आपको निकाल देने का, फिर उससे मॉडिफाई करने का, उस प्रोडक्ट को फिर मॉडिफाई करके नया प्रोडक्ट बनाओ. कॉस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना है बस. प्रोडक्ट के कॉस्ट पे आपका फोकस मोर रहना चाहिए. समझा? समझा कि नहीं? तो ये चीज याद रखना, भूलना नहीं. हाँ, और सुनो, अब द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अभी देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अपने जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट स्टार्ट होने से लेके प्रोडक्ट एंड होने तक कॉस्ट लगता ही है. जैसे देखो, पहला क्या, मार्केट रिसर्च का कॉस्ट लगता है. स्पेसिफिकेशन करोगे, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्या है, पूरा स्पेसिफिकेशन का कॉस्ट जाएगा. उसको डिजाइन करने का कॉस्ट जाएगा, बराबर है, याद रखो. फिर प्रोटोटाइप, आप उसका एक सैंपल प्रोडक्ट बनाते हो, तो सैंपल प्रोडक्ट क्या फ्री में बनता है, उस पर कॉस्ट जाएगा. ये पूरा स्टेज है, वो सारे स्टेजेस में कॉस्ट इंक्लूड होते हैं बेटा. उसका डेवलपमेंट होगा, बराबर. देखो, इफ सैंपल प्रोडक्ट रिक्वायर्स फर्दर डेवलपमेंट, अगर सैंपल प्रोडक्ट के ऊपर और डेवलपमेंट करना है, लाइक मारुति कार चेंज इट्स प्लान फॉर मेकिंग न्यू कार, तो कुछ डेवलपमेंट करना है, तो वो डेवलपमेंट का भी क्या होगा, खर्चा होगा ना बेटा, बराबर है. लाइक मारुति कार चेंज इट्स प्लान फॉर मेकिंग न्यू कार, बराबर है. तो उसके लिए डेवलपमेंट करने के लिए भी कॉस्ट जाता है. फिर टूलिंग आप डिसाइड करोगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, फिर उसको मैन्युफैक्चर करोगे, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे, उसका कॉस्ट. फिर सेलिंग करने के लिए भाई एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा. ऐसे ही हो जाएगा क्या, ऐसे ही हो जाएगा सेलिंग. उसके लिए भाई आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं. और R&D तो पहले स्टार्टिंग में होता है बेटा, सबसे पहले R&D है, याद रखो. कोई भी प्रोडक्ट के लिए डेवलपमेंट स्टेज में पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है. ठीक है, मार्केटिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस प्रोडक्ट का, फिर प्रोडक्ट का सपोर्ट, मतलब ऑफर फ्री सर्विसिंग, ये सब देते हो ना, रिप्लेसमेंट सर्विसिंग, प्रोडक्ट सपोर्ट देते हो. और लास्ट में प्रोडक्ट की वैल्यू बोलते हैं ना, उसकी लाइफ खत्म होने आती है, तो डी कमीशनिंग होता है. क्या होता है बेटा, डी कमीशनिंग और रिप्लेसमेंट. उस प्रोडक्ट का लाइफ एंड होता है. मतलब देख रहे हो आप, एक प्रोडक्ट के लिए बेटा पूरा कितने खर्चे होते हैं, स्टार्टिंग से लेके जब उसका जन्म होता है तब से लेके मरण तक, मतलब डीकमीशनिंग तक, ये सारे खर्चे होते हैं. ये मार्केट रिसर्च क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही कर रहे हो ना आप. समझे कि नहीं, मालूम पड़ा. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत पूछता है, याद रखना बेटा. क्या है बेटा, द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर एज फॉलोज. वो जो बेसिक स्टेज है वो याद रखो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के, बराबर है. डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन. अब यहाँ जो कॉस्टिंग के बेसिस पे आपको वेरियस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिया है, स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस, वो याद रखो. कितने पॉइंट्स है टोटल, 11 पॉइंट्स. ये पॉइंट नहीं याद रहता ना, तो देखो एक न्यूमेरिक्स बना है, क्या है, MSD.
MSD, ध्यान देना, MSD, PDT, MSD, PD। अरे क्या सर, ये तो और हार्ड, ये तो और हार्ड लग रहा है। कोई बात नहीं, देखो अभी इसको हम, MS धोनी का नाम तो सुना ही है ना सब लोगों ने, तो बना लो ना इधर। MSD क्या हो गया? MS धोनी, मार्केट रिसर्च स्पेसिफिकेशन, D फॉर डिजाइन। MS धोनी, P फॉर पहला, D फॉर धोनी, T फॉर था। धोनी तो रिटायर हो गया ना, MS धोनी के पहले कोई था क्या? नहीं ना। तो MS धोनी, पहला धोनी था क्या? MS धोनी पहला धोनी था। MS धोनी पहला धोनी, वाह, बन गया ना, खत्म, न्यूमेरिक्स खत्म। तो इससे आप पॉइंट याद रख सकते हो कम से कम, क्या? MS धोनी पहला धोनी था, MS धोनी पहला धोनी, खत्म। MS धोनी पहला धोनी था, MS धोनी पहला धोनी। देख रहे हो? अभी देखो, MS धोनी, M फॉर मार्केट रिसर्च, S फॉर स्पेसिफिकेशन, D फॉर डिजाइन। पहला धोनी था, पहला, P फॉर प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर, D फॉर डेवलपमेंट और T फॉर टूलिंग। ठीक है, MS धोनी पहला धोनी था, MS धोनी पहला धोनी। देखो, MS धोनी पहला धोनी, खत्म। ठीक है, तो M फॉर मैन्युफैक्चर, S फॉर सेलिंग, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स आउटलेट्स एंड कस्टमर्स, एंड P फॉर प्रोडक्ट सपोर्ट और D फॉर डीकमीशनिंग, खत्म। ये पॉइंट्स याद रखने के लिए, सिर्फ क्या पॉइंट्स याद रखने के लिए, तो बच्चा लोग याद रखना ये। उसके बाद क्या बोलता है? बेंचमार्किंग। अब जो थर्ड वाला कंसेप्ट है वो बेंचमार्किंग है। क्या बेटा? बेंचमार्किंग। व्हाट इज बेंचमार्क? बेंचमार्क मतलब होता क्या है? बेंचमार्क इज अ टारगेट फिक्स्ड बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक टारगेट फिक्स करते हो आप, व्हाट? बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिस। एक बेस्ट प्रैक्टिस से आप एक टारगेट फिक्स करते हो, दैट इज व्हाट बेंचमार्क। तो बेंचमार्किंग क्या बनता है? बेंचमार्किंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एक्टिविटीज अगेंस्ट द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। भाई आप देखोगे ना बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? एक टारगेट सेट करते हो, वही तो है बेंचमार्किंग, वही तो है बेंचमार्क, राइट? सो बेंचमार्किंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग व्हाट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एक्टिविटीज अगेंस्ट द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट मे बी फाउंड either inside or outside the organization, that may be found either inside or outside the organization। आप देखते हो कि बेस्ट लेवल क्या है। कोई भी, अभी आप नॉर्मली आप लोगों के लेवल से देख लो ना, अभी आप स्टूडेंट हो, आप देखते हो कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप देखते हो भाई वो अच्छा कैसे कर रहा है, क्या कर क्या रहा है, आप स्टडी करते हो उसके बारे में, अरे ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है, इतना अच्छा मार्क्स ला रहा है, एक्टिविटीज में इतना आगे है, कैसे यार? तो आप उसका स्टडी करते हो कि वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, क्या अप्लाई कर रहा है, उसके बेसिस पे आप भी बनने की कोशिश करते हो और आप बनते हो। बराबर है कि अरे इसका ये बेस्ट है यार, बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा, तो ये क्या करता क्या है, दैट इज व्हाट, वो देख के हम एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं कि हाँ ऐसा करने के लिए अपने को ऐसा करना पड़ेगा, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात वैसी हो रही है कि बेंचमार्किंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रोडक्ट्स, सर्विस और एक्टिविटीज अगेंस्ट द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट मे बी फाउंड इधर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको एमसीक्यू में आ सकता है, डैश इज दी या द कंटिन्यूअस, डैश इज दी या फिर द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटीज अगेंस्ट द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट मे बी फाउंड इधर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है? दिखा देने का, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन बेंचमार्किंग रहेगा, खत्म। तो हमेशा याद रखना बेटा, बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है ऑफ कंपेयरिंग अ फर्म्स एक्टिविटीज विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उससे कंपेयर करना आपने, ठीक है? तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने को क्या करनी पड़ती है? अप्लाई करनी पड़ती है, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, कॉस्ट से रिलेटेड हो, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, प्रोसेस से रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो। इसलिए बेंचमार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एक टूल है फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हो बिकॉज आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ बेस्ट प्रैक्टिस परफॉर्मेंस इट बिकम्स अ टारगेट टू बी अचीव। मतलब आप एक बेस्ट प्रैक्टिस अगर फॉलो करोगे, आइडेंटिफाई करोगे वो बिजनेस कैसा कर रहा है, वो इतना अच्छा प्रॉफिट क्यों कमा रहा है, उसका क्वालिटी इतना अच्छा क्यों है, क्या करता क्या है, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप भी अडॉप्ट करो। ऐसा नहीं वो करता है तो भाई वो है, वो वही शाना है क्या, ऐसा नहीं सोचने का। कोई अच्छी चीज है तो फॉलो करने का, किसी की कोई अच्छी चीजें है, अच्छी खासियत है तो उसको अपनाने का, समझे कि नहीं, राइट? तो बेस्ट याद रखना, कंपेयरिंग अ फर्म्स एक्टिविटी विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंपेयरिंग अ फर्म्स एक्टिविटीज विद
व्हाट बेटा, विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसको कंपेयर करो और वो एक्टिविटीज फॉलो करो अपने बिजनेस में। तो वही बोलता है बेंचमार्किंग कैन बी अप्लाइड इन एनी बिजनेस प्रोसेस और एक्टिविटीज, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, व्हाटएवर। अब बेंचमार्किंग में भी देखो, बेंचमार्किंग स्टेटमेंट गिव्स द फॉलोइंग कंपैरिजन, जैसे इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हो विथ इंडस्ट्री एवरेज और अदर फर्म के साथ हम अदर जो भी फर्म है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि वो उसका बेस्ट क्या है, वो क्यों इतना बेस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो आप कंपैरिजन करके आप अपने कंपनी में, अपने भाई कंपनी में, अपने फर्म में अप्लाई कर सकते हो। इंट्रा फर्म मतलब विद इन फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, कि लास्ट ईयर में कैसा था, अभी क्या है, अभी इतना डाउन क्यों हुआ, लास्ट ईयर में अच्छा क्यों था, लास्ट ईयर में क्या पॉलिसी हमने फॉलो की थी, लास्ट ईयर में कौन अपना मैनेजर था, कैसे काम कर रहा था, एवरीथिंग, सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो इंट्रा फर्म कंपैरिजन में, मतलब खुद की कंपनी से ही कंपेयर करके। बराबर है, मालूम पड़ा। होता है ना कभी कभी, अरे लास्ट ईयर में तो इतना अच्छा परफॉर्म किया था मैंने, आप लोग खुद सोचते हो ना, अरे लास्ट ईयर में तो मैंने, अरे लास्ट ईयर अपना एसवाई में तो इतना अच्छा परफॉर्म किया था, टीवाई में मेरा परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आप उसको कंपेयर करोगे कि एसवाई में तो मैं इतना मेहनत करता था, टाइम फालतू वेस्ट नहीं करता था, तभी मैंने इतना अच्छा किया, पर टीवाई में तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरा ध्यान बहुत भटक रहा है, पर इधर उधर जा रहा है। तो ये सब आप अपने को क्या करते हो, आप फॉलो करते हो कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर आप जो भी आपका डिसएडवांटेजेस है, डिस्ट्रैक्शंस है, ये सब है, उसको दूर करते हो। बराबर है, मालूम पड़ा। कितने लोग तो इतने एंगर में आता है, अरे डिस्ट्रैक्शन, लास्ट ईयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इस साल डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फेंकने का नहीं। डिस्ट्रैक्शन अपने ऊपर होता है ना, पूरा कंट्रोल करना। भाई आपको पता है, आप मोबाइल उठाते हो तो आपके पास इतने सारे मैसेज आएंगे, वो आएंगे, बराबर है, वीडियोस आते हैं, सब आते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन अपने देखो, सब अपने ऊपर होता है कंट्रोल करना। मत देखो ना, क्योंकि अगर आप एक बार देखोगे ना तो आपका फिर वो टाइम जाएगा, अरे हाँ चलो इधर देखा ये देखा। आप खाली आपसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, स्टडी से रिलेटेड, भाई वो देखो, या जो करंट अफेयर नॉलेज से रिलेटेड है वही देखो। बराबर है, और एक टारगेट एक फिक्स करके रखने का कि इसी टाइम पे देखूंगा मैं बस, बाकी टाइम अपने को स्टडी करना है तो स्टडी करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही कंट्रोल होता है, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने पास ही पावर है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने का। आप एक स्ट्रांग मैन बनो भाई, आपने एक बोलते ना हार्ड एंड डिटरमाइंड रहो कि मेरे को ये नहीं देखना है मतलब नहीं देखना है, इस टाइम पे मेरे को यही काम करना है मतलब यही काम करना है। अब मुझे मोबाइल देखना है तो फिर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखूंगा, बाकी कुछ भी लिंक आएगा, कुछ भी वीडियोस लिंक आ रहा है नहीं देखूंगा, मत देखो ना। बराबर है, वो अपने आप को खुद से कंट्रोल करने हैं। हाँ, ये नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस है, अभी मेरे को ये देखना है, ये देखूंगा, ये देखो। बाकी बीच में कोई भी वीडियोस आ रहे हैं, कुछ कॉमेडी ये सब देखोगे तो फिर उसी में आप डिस्ट्रैक्शन आराम से वो आपको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो सब डिस्ट्रैक्शन याद रखना अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, कंट्रोल करना हमेशा याद रखना। तो बेंच मार्किंग है बेटा, तो वो डिस्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल, आपका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, अभी का परफॉर्मेंस क्यों कम हो रहा है, उससे रिलेटेड क्या रीजन है, वो रीजन आइडेंटिफाई करो और अपने क्या करो, अपने को इंप्रूव करो। समझे कि नहीं। तो वो इंट्रा, तो हमेशा याद रखना बेटा, तो इंटर फर्म है, इंट्रा फर्म है। बेंचमार्किंग में स्टेजेस क्या है, स्टेजेस कि करंट परफॉर्मेंस पहले अपना अंडरस्टैंड करो, आइडेंटिफाई लीडर्स, उस इंडस्ट्री में कौन है लीडर्स वो देखो, कंपैरिजन करो लीडर के साथ, और लीडर से जरा सीखो, लर्न करो, लर्न फ्रॉम लीडर्स, और इंप्लीमेंट टू क्लोज परफॉर्मेंस गैप। जो आपका परफॉर्मेंस गैप है उसको क्लोज करो। बराबर है, मतलब क्यों आपका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, वो जो गैप है उसको दूर करो बेटा, उसके लिए आपको मेजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। समझे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में देखो, स्ट्रेटेजिक है, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग है, प्रोसेस बेंचमार्किंग है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल। स्ट्रेटेजिक में क्या है, देखो स्ट्रेटेजिक में क्या बोलता है, स्टडिंग द स्ट्रेटेजिक स्टडिंग द स्ट्रेटजीज दैट हेल्प द कंपनीज टू सक्सीड। स्ट्रेटजी स्टडी करो बेटा, ताकि उससे आप एक बेंचमार्क फॉलो कर सको और सक्सेस पा सको। सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कंपिटेटिव मतलब क्या, कंपटीशन करो, इन्वॉल्व कंपनीज फ्रॉम द सेम सेक्टर टू अंडरस्टैंड देयर बेस्ट प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स। जो सेम सेक्टर में कंपनीज है उनसे जरा कंपैरिजन करो, बराबर है, मालूम पड़ा, और उनकी जो अच्छी चीजें वो फॉलो करो। समझे, दैट इज व्हाट कंपिटेटिव। फिर क्या बोलता है, प्रोसेस। प्रोसेस बेंचमार्किंग मतलब इंप्रूव स्पेसिफिक की प्रोसेस बाय कंपेयरिंग टू अदर्स दैट हाउ देयर प्रोसेस कॉस्ट इज लो। भाई प्रोसेस बेंचमार्किंग मतलब आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है, भाई प्रोसेस कॉस्ट क्यों लो है दूसरे कंपनी का, उसको स्टडी करो और वो फॉलो करो अपने कंपनी में भी। राइट, इंटरनल बेंचमार्किंग तो बताया मैंने,
विद इन कंपनीज में आप क्या करो, कंपैरिजन करो, बराबर है। अब विद इन कंपनीज में समझो आपके पास 5 यूनिट्स या ब्रांचेस है एक ही कंपनी के अंदर, ए बी सी डी ई। ई ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका स्टडी करो, ई क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बराबर, और वो सारे अपने ब्रांचेस में फॉलो करो। वो इंटरनल बेंचमार्किंग हो गया। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली कंपनी से आप कंपैरिजन करो, उनका बेटर क्यों है, वो बेंचमार्किंग फॉलो करो। इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड द कंट्रीज जो कंपनीज है उनका क्यों बेटर है, वो क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं, बराबर है, वो सब देखो, वो बेंचमार्किंग फॉलो करो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, समझा, याद रखो। तो ये था बेंचमार्किंग। अब याद रखो बेंचमार्किंग के बाद जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग। बेटा एबीसी कॉस्टिंग याद रखने का सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें से भी आपका एमसीक्यू बनेगा। एबीसी कॉस्टिंग के लिए ओवरहेड्स आपने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, आपको ओवरहेड्स पढ़ाया था। ओवरहेड्स क्या बेटा, वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल पुराना सिस्टम है, एक ही बेस लेके सबको उसमें बाइफरकेट करते थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं। बट जो नया कंसेप्ट आया ना, न्यू कंसेप्ट, उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, बराबर है। मतलब जो भी एक्टिविटी है उसके बेसिस पे आपको कॉस्ट को एलोकेट करना है, एक्टिविटी वाइज। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। समझो दो दोस्त गए, बराबर है, टीवाई के बाद दो दोस्त बोले अरे बहुत यार इस साल तो बहुत कोरोना ने परेशान किया यार, ऑनलाइन स्टडी करते करते आंख एकदम दिमाग खराब हो गया यार, बट करना तो पड़ेगा ना, क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। एग्जाम खत्म हो गई, दो दोस्त गए मस्त एकदम, समझो लॉकडाउन हट गया, तो गए अपना रेस्टोरेंट में मस्त खाना वाना खाया। एक वेजिटेरियन था, एक नॉन वेजिटेरियन था, दोनों ने खाना खाया, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, दोनों हर हर जगह मतलब पैसे के मामले में इक्वली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब दोनों ने मस्त खाया, एक तो नॉनवेज है, नॉनवेज पता है कॉस्टली होता है, मस्त वो खा रहा है एकदम दबा दबा के, और एक वेजिटेरियन है, वो सिंपल थोड़ा सा खाता है बस, ज्यादा खाता नहीं, ठीक है। तो नॉनवेज वाले ने मस्त खाया, और वो जो नॉनवेज खाया उसने, उसका बिल था 500 खाली नॉनवेज वाले का, और जो वेजिटेरियन है बेचारा उसका 100 रुपए में निपट गया। टोटल बिल आया कितना, 600 रुपीज, ठीक है, 600 रुपीज। अब यही अगर अपना ट्रेडिशनल सिस्टम होता, जो ओवरहेड्स वाला सिस्टम, उसमें क्या होता, 600 आया ना, कितने दोस्त है, दो दोस्त, अरे भाई दोस्त 300 कंट्रीब्यूट, 300 दे देते। बट ये सही है क्या, नहीं ना, ये सही नहीं है। अब देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये छोटा सा एग्जांपल है समझाने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब मॉडर्न सिस्टम क्या बोलता है, जिसने जितना कंज्यूम किया है उसके ऊपर उतना कॉस्ट जाएगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, अब बरोबर है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो समझो वेजिटेरियन वाला बंदा है, उसने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है। और अपना जो नॉन वेज वाला बंदा है, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लेक्चर में एब्सेंट था। अब उसने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, उसने क्या बोला, अरे भाई सुन, 300 कंट्रीब्यूट नहीं करने का, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया रे, बराबर है। एक्टिविटी के हिसाब से कितना कंजम्पशन हुआ है उसके हिसाब से हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। देख तूने नॉनवेज खाया, तेरा 500 का बिल है, 500 रुपए का तूने सामान खाया, और मैंने 100 रुपए का खाया, तो 500 और 100 में बाइफरकेट करते हैं ना। तो बोले अरे क्या बात करते हैं यार, दोस्ती है ना यार, रेस्टोरेंट में इक्वल इक्वल है यार। बोला इक्वल इक्वल नहीं, पढ़ा नहीं क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नहीं पढ़ा है, चल दिखाता हूँ तेरे को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। जो भी एक्टिविटी है उसके बेसिस पे आपका कॉस्ट बाइफरकेट होगा, बराबर है, जिसने जितना कंज्यूम किया है उसी के बेसिस पे कॉस्ट जाएगा। तो उसने बोला अच्छा अच्छा है, ओके ओके ठीक है। तो अब क्या हुआ, 500 नॉनवेज वाले ने दिया और 100 इसने, मतलब दोनों का मिला के 600 होटल वाले को दे दिया, खत्म हो गया, फिनिश। तो दैट इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बराबर है, मालूम पड़ा, जैसा एक्टिविटी हुआ है, जैसा कंजम्पशन हुआ है, उसके बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट करना। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट बेसिस बनते हैं, बराबर है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, क्या बेसिस होगा उसके बेसिस पे ही आपको कॉस्ट को एलोकेट करना है। तो देख रहे हो आप, अकॉर्डिंग टू सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके बाद क्या बोलते हैं, एबीसी इज डिफाइंड एज कॉस्ट एट्रीब्यूशन टू कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव। कितना बेनिफिट्स कौन सी एक्टिविटी ने रिसीव किया है, उसी के बेसिस पे आपको कॉस्ट अलोकेट करना है। बेनिफिट रिसीव फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज, दैट इज ऑर्डरिंग हो गया, सेटिंग अप हो गया, एश्योरिंग क्वालिटी हो गया, ऑर्डरिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी है, ये सब बेसिस बन जाएगा, सेटिंग अप कॉस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, एवरीथिंग। मतलब जो भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी के बेस पे आपको कॉस्टिंग, आपको ओवरहेड्स को बाइफरकेट करना है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग,
ठीक है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं चलेगा। एबीसी इज अ कॉस्टिंग टेक्निक दैट असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट, देख रहे हो, दैट असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट व्हाट बेटा, बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दोस प्रोडक्ट रिक्वायर। क्या एक्टिविटीज हुई है, अब एक कंपनीज में तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है यार, बराबर। अब रिसर्च की भी, रिसर्च करना है भी एक एक्टिविटीज ही है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसका कॉस्ट आ गया। पहले ये R&D का कॉस्ट नहीं होता था, बट अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक एक्टिविटीज है, उसका भी एक अलग कॉस्ट है, मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व होता है R&D में भी, समझा। तो एक्टिविटी वाइज आपको सब कुछ एलोकेट करना है, दैट इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, समझा कि नहीं। सो एन एक्टिविटी इज एन इवेंट दैट कंज्यूम रिसोर्सेस। एक्टिविटी क्या है, एक इवेंट है जो कंज्यूम करता है रिसोर्सेस, तो जिस एक्टिविटी ने जितना रिसोर्सेस कंज्यूम किया है उसके ऊपर उतना कॉस्ट एलोकेट होगा, दैट्स इट, बराबर। जैसे एक्टिविटीज में जैसे ऑर्डरिंग मटेरियल्स, तो ऑर्डर के बेसिस पे कितना कॉस्ट जा रहा है, प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर, सेटिंग अप मशीन, मशीन सेटअप का कॉस्ट क्या है, तो जैसा जैसा एक्टिविटीज होगा उस बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट होगा, दैट इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, याद रखना। इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्टिविटीज को, और उस एक्टिविटीज में क्या रिसोर्सेस कंज्यूम्ड हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ही आप क्या करोगे, कॉस्ट को बाइफरकेट करोगे। सो इस मेथड को याद याद रखना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मॉडर्न मेथड है, सुपीरियर मेथड है, मॉडर्न है, याद रखना। और जो ओवरहेड लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वो ओवरहेड्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब ट्रेडिशनल बेसिस था बेटा, ट्रेडिशनल मेथड था, समझा। क्या था ट्रेडिशनल मेथड। अभी एलिमेंट्स ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे आपको। एक्टिविटी सबसे पहले डिटरमाइन करो, क्या रिसोर्सेज उसमें जा रहा है, वो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट पूल क्या है, और कॉस्ट ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ड्राइवर मतलब ड्राइवर गाड़ी चलाने वाले नहीं रे बाबा, इधर कॉस्ट ड्राइवर मतलब उस एक्टिविटी के लिए मेन बेस क्या होगा, वही होता है कॉस्ट ड्राइवर, समझा कि नहीं, दैट इज व्हाट कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। तो देखो अभी क्या दिया, एक्टिविटी मतलब जो भी काम है, जो भी रिलेटेड टास्क है, दैट इज व्हाट एक्टिविटी। जैसे कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है, ये एक्टिविटी है ना, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है, एक्टिविटी है, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा। तो ये सब एक्टिविटीज है, बराबर है। अदर एक्टिविटीज, असेंबलिंग करना भी एक्टिविटीज है, उसका भी कॉस्ट अलग से बाइफरकेट होगा। पैकेजिंग भी एक्टिविटी है, एडवर्टाइजिंग भी एक्टिविटी है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के बेसिस पे आपको कॉस्ट बाइफरकेट करना है, दैट इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। रिसोर्सेस तो भाई जो भी यूज होगा, दैट इज व्हाट रिसोर्सेस, मालूम पड़ा। जैसे रिसोर्सेस में एग्जांपल में देखो, ऑर्डर रिसीवर, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब क्या रिसोर्सेज है, बराबर है। मटेरियल, लेबर, ये सब रिसोर्सेज है बेटा। तो रिसोर्सेज आर एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटीज। तो जितना रिसोर्सेज कंज्यूम हुआ, उस जितना रिसोर्सेज कंज्यूम हुआ है उसके बेसिस पे कॉस्ट अलोकेट होता है। कॉस्ट मतलब अमाउंट पेड फॉर रिसोर्सेज कंज्यूम, बराबर है। क्या कॉस्ट आपने, भाई क्या कॉस्ट आपने इनकर किया है, दैट्स इट, बराबर है। फॉर एग्जांपल सैलरी का कॉस्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन बिल, बराबर है कि नहीं। फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब भाई वो क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, वही कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। आइटम फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है। कॉस्ट पूल मतलब इज अ टर्म यूज्ड टू इंडिकेट ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट, पूरा कॉस्ट का ग्रुपिंग करना, दैट इज टोटल ऑफ ओवरहेड्स। और ये सब ओवरहेड्स के लिए, याद रखो, सब ओवरहेड्स के लिए, ठीक है। क्योंकि ओवरहेड्स देखो, डायरेक्ट खर्चे तो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है, मेन क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं कर सकते ना, इसीलिए मॉडर्न मेथड आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बराबर है। तो कौन कौन सा पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसका ग्रुपिंग करना, और सबसे मेन था कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। मतलब एनी एलिमेंट दैट वुड कॉज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, क्या बेसिस रहेगा उस कॉस्ट को एलोकेट करने का, बराबर, दैट इज व्हाट कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर आर बेसिस फॉर चार्जिंग, व्हाट बेसिस फॉर चार्जिंग या बेसिस ऑफ चार्जिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो कॉस्ट ड्राइवर्स आर यूज्ड टू ट्रेस कॉस्ट टू प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ मेजर ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम बाय ईच एक्टिविटी। तो सबसे मेन होता है, याद रखना, कॉस्ट ड्राइवर, बराबर है। जैसे दिख रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, ये एक कॉस्ट ड्राइवर है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये सब कॉस्ट ड्राइवर है। तो कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे ही आप क्या करते हो, उस खर्चे को एलोकेट करते हो एक्टिविटीज में। तो कॉस्ट ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, याद रखना। एनी एलिमेंट दैट वुड कॉज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी इज व्हाट कॉस्ट ड्राइवर। और अगर आपको एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल डिवाइड बाय एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। क्या बेटा, एक्टिविटी कॉस्ट पूल डिवाइड बाय व्हाट, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी कॉस्ट पूल मतलब जितना भी खर्चा हुआ है डिवाइड बाय एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। गॉट इट, क्लियर। तो याद रखने का, और ये हमेशा याद रखना
कि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसमें एलिमेंट्स देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। एक्टिविटी रिसोर्सेज, कॉस्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर। तो सबसे मेन है, याद रखना बच्चों, ओके, याद रखो।